हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरा क्या सोच है नॉर्मल डिलीवरी को लेके, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। तो चलिए, वीडियो से पहले अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताने वाली हूं कि आपके मन में डर हो जाए नॉर्मल डिलीवरी को लेके। मैं सारी एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुई है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी को लेके क्या सोच था, मैं क्या सोचती थी कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत हॉरिएबल है। ना जाने कितना पेन होता है, ना जाने कितनी दर्द सह के एक माँ जन्म देती है। ये बात सही है, लेकिन मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या सोच है नॉर्मल डिलीवरी को लेके, वही आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रेड कलर का बटन को क्लिक करके, जो घंटी बनी हुई है नीचे में, और मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो डिलीवरी डेट है वो मार्च में मेरी डिलीवरी हुई है, 6 मार्च 2020 को। तो मेरा थैंक गॉड मेरा लॉकडाउन से पहले हो गया है डिलीवरी जो भी है। नहीं तो लॉकडाउन में आप सभी जानते हैं कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अपने बेबी के लिए भी और अपने लिए भी। तो थैंक्स टू गॉड कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी जो है लॉकडाउन से पहले हो गई है। ये फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है नॉर्मल डिलीवरी को लेके। मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है नॉर्मल डिलीवरी को लेके, क्योंकि जितना मैंने सुना था, जितना हवा बनता है इस चीज़ का कि नॉर्मल डिलीवरी हाँ ठीक है, पेन होता है, बट उतना ही पेन होता है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इतना भी ज़्यादा पेन नहीं होता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप मर जाएंगे, ऐसा पेन नहीं होता है। तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस था। मुझे लगता था कि नॉर्मल डिलीवरी मतलब मैं मर जाऊंगी, उस टाइप का पेन होता है, बट नहीं, आप उस चीज़ को आप बर्दाश्त कर सकते हैं और वो धीरे धीरे पेन बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि मेरा जो डिलीवरी डेट था वो था 6 मार्च 2020 को मेरी डिलीवरी हुई थी। और मैंने कंसीव किया था 3 जून को। तो ये 9 मंथ का जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई थी। जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही जो प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होते जाते हैं, वो 9 मंथ तक प्रॉब्लम चलती रहती हैं। कभी उसको नौसिया, कभी वोमिटिंग, कभी मॉर्निंग सिकनेस, कुछ खाने का मन नहीं करना, पूरे बॉडी में पेन होना, अलग अलग जगहों पे पेन होना, अजीब अजीब मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग भी होता है इस चीज़ में। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको लड़के के टाइम पे होता है या फिर लड़की के टाइम पे होता है। आपको प्रेगनेंसी मतलब आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। प्रेगनेंसी बहुत इजी नहीं होता है। प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल, और वो जो 9 मंथ का जर्नी होता है वो सबसे ज़्यादा समझ आता है कि 9 मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ बहुत ज़्यादा लगता है कि 14 साल के बराबर है वो। 14 साल का वनवास तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन 9 महीना का वनवास ज़रूर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग सिचुएशन प्रेग्नेंट वुमेन को फेस करना पड़ता है। वो चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी बहुत ज़्यादा अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। मुझे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ और एक्सपीरियंस था, सेकंड ट्राइमेस्टर में कुछ और एक्सपीरियंस रहा है, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ और एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा जो डिलीवरी को लेके सोच है कि उस टाइम पे आपका बॉडी, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं प्रेगनेंसी को लेके। फिर आप फिजिकली भी अपना बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे कभी कभी आपको मन करता है कि आप रो देंगे, कभी कभी आपको मन करता है कि आप कितने थक चुके हैं, आप में
बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचा है कि आप कुछ करें, लेकिन उसी में आपको अपना एक्टिव रहना है, आपको अपने काम करने हैं। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टहलना है, आपको योगा करना है। योगा करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। योगा आप अगर करते हैं तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की सोचते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो योगा करने से आप 100% तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है नॉर्मल डिलीवरी को लेके। मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मेरे को डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि मेरा जो है सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे का जो वेट था बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा मीन्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादा था वो वेट। मेरा बच्चे का वेट था 4 केजी वेट था मेरे बच्चे का। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपकी सीज़ेरियन करनी पड़ेगी, और मेरे अंदर थोड़ा पानी का भी लेवल कम था। इसके बाद भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, क्योंकि मैं शुरू से फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मैं झाड़ू पोछा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं घर का काम छोटा मोटा मैं एक्टिव रहती थी। मैं घर का खाना बनाती थी, मैं छोटे मोटे काम जो भी है घर के मैं करते रहती थी। मैं टहलती थी, मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मैं टहलना बिल्कुल नहीं छोड़ा है मैंने। चाहे मुझे नौसिया हो, चाहे मुझे वोमिटिंग का प्रॉब्लम हो, चाहे मेरा मूड स्विंग हो, मैं टहलती तो ज़रूर ही थी। और मैं योगा करती थी, मैं डेली बेसिस पे योगा करती थी। ये मुझे किसी ने नहीं बताया था योगा करना है, ये करना है, बट मुझे लगता था कि मैं जितना गूगल और जितना मैं यूट्यूब से गेन की थी मैं उसी के अनुसार मैं अपने अंदर मैं सोचती थी कि मैं शुरू से मेरा माइंडसेट था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, ताकि बाद में भी जाके मेरा बॉडी फिट रहे और मैं डिलीवरी के बाद भी अपने बच्चे को अच्छे से देख सकूं। सो मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरा माइंडसेट अपना कर लिया था स्टार्टिंग से ही, मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है। अगर आप भी स्टार्टिंग से ही अपने माइंड में पॉजिटिव सोचते हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करना है, तो आपका भी हो सकता है, क्योंकि जो है ना वो माइंड का खेल होता है। अगर आप माइंड से सोचते हैं कि नहीं मुझे सीज़ेरियन करवाना है, तो आपका सीज़ेरियन ही होगा। अगर आप सोचते हैं मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, तो 90% चांस होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो चलिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी की सिचुएशन थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा 7 मंथ से लेके 9 मंथ इतना क्रिटिकल गुज़रा है। मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तब 8 मंथ में, हाँ 8 मंथ में डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका सर्विक्स भी ओपन नहीं हो रहा है। देन मुझे डॉक्टर ने फिर बोला कि आपके अंदर जो है पानी का भी कमी है, क्योंकि मेरा एक बार मिसकैरेज हो चुका है। 8 मंथ का रह के मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा मिसकैरेज हो चुका था, और वो 2019 का ही बात था कि मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो इसलिए डॉक्टर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा कि आपके अंदर पानी का कमी है तो आप सीज़ेरियन करवा लो। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मेरा जो 9 मंथ का इतना जो मैं मेहनत करके आई हूँ वो सब बेकार हो जाएगा। और अगर नॉर्मल डिलीवरी और सीज़ेरियन को लेके मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है मैं सीज़ेरियन करवा सकती थी, कोई इशू नहीं था, बट जब अगर नॉर्मल हो जाता है तो मैं फिर सी सेक्शन की तरफ क्यों जाऊँ, है ना। तो फिर मैंने एक और डॉक्टर से जो जिस टाइम पे मेरा मिसकैरेज हुआ था, वो बच्चा जो डॉक्टर ने मेरा डिलीवर करवाया था नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, तो उन्हीं के पास मैं दोबारा गई और उनसे मैंने पूछा कि मेरा जो पानी का लेवल है बच्चा जिसमें है वो कितना है, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए इनफ है या फिर और दिक्कत हो सकता है। तो उन्होंने एकदम क्लियर वर्ड में बोला है कि आपको अगर कराने का मन है सीज़ेरियन तो आप करा सकते हैं, लेकिन आपका पानी का लेवल इतना भी कम नहीं है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है।
और वेट और 10 दिन नहीं किया जा सकता है। 9 मंथ लग जाएगा तो फिर आप करा सकते हैं। उस टाइम पे चांसेस भी रहते हैं कि आपका सर्विक्स ओपन हो सकता है। अगर आप 9 मंथ के इधर करवाते हैं तो आपका चांस बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सर्विक्स ओपन होगा। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं घर पे आए और फिर हम लोगों ने सोचा जब चांस है तो फिर सिजेरियन क्यों कराएं हम लोग। जब चांस नहीं होता तब सिजेरियन करा सकते थे, लेकिन चांस है, 1% भी चांस तो है ना कि हाँ नॉर्मल हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग वेट किए। जब 9 मंथ मेरा कंप्लीट होने लगा, आई थिंक उस टाइम पे मेरा 32 वीक्स चल रहा था और डॉक्टर ने मुझे बोला था, जिस डॉक्टर के पास मैं दिखाने गई थी अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, जिन्होंने बोला था कि पानी का लेवल आपका ठीक है, उनके पास फिर मैं दोबारा गई तो उन्होंने कहा आपका सर्विक्स तो ओपन नहीं हो रहा है अभी तक। तो मैक्सिमम केसेस में आपका सभी का सर्विक्स ओपन हो जाता है, लेकिन आपका नहीं हुआ है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मेरे को डॉक्टर ने बुलाया था 7 तारीख को, बोला कि 7 तारीख को आप एडमिट हो जाइए, आपका सी सेक्शन कर देंगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मुझे पेन आया था 5 तारीख को, 5 तारीख के नाइट में। 5 तारीख से ही मुझे 5 मार्च के सुबह से ही मुझे हल्का जो डिस्चार्ज होने लगता है, सर्विक्स ओपन होता है तो जो डिस्चार्ज होता है वाइट थिक डिस्चार्ज जो होता है वो होने लगा था। और मुझे बहुत ज़्यादा पॉटी का प्रॉब्लम हो रहा था। हर 2 मिनट में लग रहा था कि पॉटी लगा है, हर 5 मिनट में लग रहा था कि मुझे वॉशरूम जाना है। हर 2-2 मिनट पे मैं वॉशरूम ही जा रही थी। और उस दिन भी, जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई है, उस दिन भी मैं वॉकिंग की हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे अंदर से एक फीलिंग आ जाती है माँ को कि आज हो सकता है कि आज मेरा फाइनल स्टेज आ चुका है। कहीं ना कहीं मुझे खुशी था तो कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी को लेके मेरे मन में एक डर भी था कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन थैंक्स टू गॉड सब कुछ अच्छा हो गया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और उस दिन क्या हुआ कि सुबह से ही मेरे को थिक डिस्चार्ज हो रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि मैंने 1 बजे हस्बैंड को कॉल किया कि आप कहीं जाना नहीं बाहर, जॉब के काम से, कुछ काम ऑफिस के काम से, आप कहीं बाहर मत जाना ऑफिस के काम से, क्योंकि आज हो सकता है कि आज मेरा डिलीवरी हो। 1 बजे से ही मुझे लग रहा था कि मुझे आज मेरा है फाइनल स्टेज आ चुका है, फाइनली आज हम बेबी से मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डर था मन में कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी होगा तो पेन कैसा होगा। और सच बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरा सी सेक्शन ना हो जाए। डॉक्टर ने बोला है कि पानी का लेवल भी कम है, बच्चे का वेट भी ज़्यादा है, तो कहीं मेरा सी सेक्शन ना कर दे। मुझे सबसे ज़्यादा डर जो था उसी चीज़ का था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी था कि नहीं, मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरा प्रिपेयर हूँ। अगर मुझे सी सेक्शन की तरफ जाना पड़े तो ठीक है, मैं मूव ऑन कर जाऊँगी सी सेक्शन की तरफ। लेकिन अगर चांस होता है तो मैं नॉर्मल डिलीवरी से ही अपने बेबी को डिलीवर करूँगी। ये कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट में मतलब बैठ गया था कि हाँ मुझे दोनों की तरफ जाना है। अगर कुछ सिचुएशन बिगड़ जाती है फाइनल स्टेज पे तो मैं सी सेक्शन भी करवा लूँगी, बट मैं पहले नॉर्मल डिलीवरी को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो फिर हम रात हुई, रात को जो मेरा रेगुलर रूटीन था, मैंने खाना खाया, देन मैंने टहला, 1 घंटा वॉक किया और फिर मैंने आधा घंटा योगा किया। ये मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर से ही चला आ रहा था, योगा और टहलना सारी चीज़ें। तो फिर देन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड आए, हम लोगों ने खाना खाया और मेरा जो था सामी से हल्का हल्का पीरियड्स में जैसा पेन होता है, सेम उसी टाइप का पेन मेरा स्टार्ट हो गया था, हल्का हल्का। और मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं थी
बहुत ज़्यादा शॉक्ड नहीं थी और बहुत ज़्यादा मेरे को वो नहीं था कि हाँ ये पेन हो रहा है मेरा, आज हो सकता है कि पेन आएगा मेरा, क्योंकि वैसा पेन ना मेरा 7 मंथ से 9 मंथ तक हुआ है। डेली मैं रात को सो नहीं पा, पेन था वो पीरियड्स वाला पेन, धीरे धीरे बढ़ता गया। और मैंने जो है गूगल और यूट्यूब में सर्च करके रखा था कि लेबर पेन कैसा होता है, कैसे जानेंगे कि ये फॉल्स पेन है या फिर लेबर पेन है। क्योंकि मेरा जो पेन था 7 मंथ से ही स्टार्ट था, हल्का हल्का पीरियड्स, कभी पेट में, क्योंकि जब आप फाइनल स्टेज पे आते हो ना तो 7, 8, 9 आपको 3 मंथ आपको लगेगा कि अभी ये मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो लेबर पेन नहीं होता है, वो फॉल्स पेन होता है। मुझे 7 मंथ से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं रात को सो नहीं पाती थी, मैं 2-3 बजे उठ के टहलती थी। मैं जब मेरा बच्चा चलता नहीं था एकदम, क्योंकि जब बच्चे सर नीचे कर लेते हैं ना तो उसके बाद ज़्यादा टहलते नहीं हैं। जब बच्चा सर नीचे कर लेता है ना आपका, तो उसके बाद बच्चा बहुत ज़्यादा पूरा नहीं घूमता है, बस वो हाथ अपना पैर हिलाता है, जस्ट लाइक हाथ और पैर हिला लिया बस। मैं बहुत बार डॉक्टर के पास 3-4 बार बेफालतू का मैं अल्ट्रासाउंड करा लेती कि हाँ मेरा बच्चा हिल रहा है नहीं हिल रहा है। मैं बार बार डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर बोलती थी कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, कि ऐसे होते हैं लास्ट मंथ में कि बच्चा बस हाथ पैर हिला पाता है, क्योंकि बच्चे का जब वेट बढ़ जाता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको वहाँ का जगह जो है कम पड़ने लगता है, वो पूरा राउंड नहीं घूम पाता है अपना वेट होने की वजह से और बड़े होने की वजह से, वो बस अपने हाथ पैर हिला पाता है। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी आपको लग रहा है कि आपका बच्चा हिल नहीं रहा है तो आप कुछ खा लें, या फिर आप मीठा चीज़ खा सकते हैं। उसके बाद मीठा चीज़ खाने के बाद आप पानी पी लें। उसके बाद आपको 2 घंटा वेट करना है। 2 घंटा में एटलीस्ट आपका बच्चा 10 बार हिलना चाहिए। अगर आपका बच्चा 10 बार नहीं हिल रहा है तब आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और कुछ खाने के बाद मीठा खा लें या फिर कुछ भी खा लें, पानी पी के आप 2 घंटा लेट जाए और 2 घंटा लेटने के बाद आप काउंट करें कि मेरा बच्चा 10 बार हिला है कि नहीं हिला है। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा हिल नहीं रहा है तो मैं कुछ खा लेती थी। उसके बाद तो मेरा बच्चा तो पेट से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। तो जैसे ही हम लोग खाना खाए उसके बाद मुझे तो खड़ा होने का बिल्कुल हिम्मत नहीं था। मेरा जो पेन का लेवल था इंक्रीज़ होते जा रहा था और बहुत जल्दी आने लगा था। वो 5-5 सेकंड में मेरा पेन आ रहा था और कुछ देर के लिए रह रहा था, मतलब 1-2 मिनट के लिए रह रहा था अब मेरा पेन। और मुझे बार बार जैसे पॉटी वगैरह आ रही थी, मैं बार बार जा रही थी वॉशरूम। तो मैं जब वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि मेरा क्या बोलते हैं ब्लडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो जब ब्लडिंग स्टार्ट हो गया है तब तो मैं देख के शॉक्ड हो गई कि सबका वाटर स्टार्ट होता है, बोलते हैं कि वाटर बैग फटता है तो वाटर स्टार्ट होता है। मैं सुनी थी और मैं पता भी की थी, जैसे अपने जो भी रिलेटिव हैं उनसे मैं पता की थी, तो सबने बोला कि हाँ वाटर बैग फटता है तो वाटर लीकेज होता है, बट मेरा ब्लडिंग स्टार्ट हो गया था। तो फिर मेरे जो मम्मी थी, रिलेटिव थे, सबसे मैंने कॉल करके पूछा कि हाँ भाई ये क्या है, मेरा तो ऐसा हो रहा है, ब्लडिंग हो रहा है। तो सबने कहा कि हाँ चले जाओ फिर हॉस्पिटल ऐसा। और मुझे भी लग रहा था अंदर से कि नहीं अब हॉस्पिटल जाने का टाइम आ चुका है। तो फिर मैंने हस्बैंड को बताया, हम लोग फिर बैग पैक था मेरा, पहले से पैक था। आपको बैग पैक कर लेना है जब आपका 9 मंथ लग जा रहा है या फिर 8 मंथ आपका लगता है या फिर 8 मंथ में आपका हॉस्पिटल बैग रेडी होना चाहिए। और मैंने 8 मंथ में अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिया था। हॉस्पिटल बैग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें रखा था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ा हॉस्पिटल में, और बहुत काम की चीज़ें मैंने रखा था। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, जाके प्लीज़ देखिए उसको।
तो उस टाइम पे फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, मेरे साथ मेरी ननद भी गई और मेरे जीजू भी गए, जो भी थे। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, फिर वहाँ पे जो मेरी डॉक्टर थी वो तो हॉस्पिटल में थी नहीं, बट वो एक जेंट्स थे, वो लेडीज़ नहीं थी, वो जेंट्स थे। तो उनको कॉल करके मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा इमरजेंसी के लिए वहाँ पे होते हैं डॉक्टर और नर्स भी है, आप बोल दीजिएगा कि मेरे पेशेंट हैं, तो मैं निकल ही रहा हूँ घर से, आप लोग वहाँ पे हैं, डॉक्टर्स हैं। तो हम लोग गए फिर हॉस्पिटल में। देन नर्स जो थी वहाँ पे उसने चेक किया मेरा, तो वो बोली कि 2 सेंटीमीटर आप डायलेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं मेरा डर, जब मैं घर पे थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि हाँ भाई लेबर पेन होगा, सी सेक्शन होगा, ये वो। तो मैंने वो नर्स से बात किया कि 2 सेंटीमीटर जब डायलेटेड हो चुका है तो अब तो मेरा डिलीवरी होगा ना। तो बोली कि हाँ हाँ आप एडमिट हो जाइए, आपका हम लोग कर देते हैं। तो फिर हम लोग एडमिट हुए, और वहाँ पे क्या सिस्टम है कि जेंट्स को अंदर नहीं आने देते हैं, अलाउ ही नहीं होता है जेंट्स अंदर आए। तो हाँ ठीक है, बट रहना चाहिए जेंट्स को, ये नियम होना चाहिए, क्योंकि जो लेडीज़ होती है उसको स्ट्रेंथ मिलता है अपने हस्बैंड को देख के, बट वहाँ पे अलाउ नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन होना चाहिए था। फिर मेरे साथ मेरी ननद थी, बैग वैग जो भी था, तो मुझे वही कंडीशन था, जो लेबर आ रहा था जा रहा था, पेन आ रहा था जा रहा था, वही। तो और बहुत मेरे साथ एक सामने रूम में थी, मैं इस रूम में थी और सामने रूम में एक और लेडी थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा, मैं जब से पहुंची थी तो वो बहुत ही ज़्यादा शाउट कर रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउट कर रही थी। तो मैंने कहा भी कि इस रूम में तो मैं रह नहीं पाऊँगी, मुझे नेक्स्ट रूम दो भाई, क्योंकि मुझे उसको चिल्लाते हुए देख के मेरा हवा गुम हो जाता, मैं डिलीवरी क्या करती। मेरा चिल्ला चिल्ला के सुनते ही मुझे लगता कि अरे मेरा ही मतलब मेरा हालत ख़राब हो गया हो जाता। मैंने बोला मुझे सामने वाला प्लीज़ आप लोग रूम दे दें, क्योंकि मैं उस रूम में तो बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगी, सामने वाले रूम में, क्योंकि वो लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा शाउट कर रही थी। वो सुबह से एडमिट थी और मैं रात को आई थी, और उसका 2 सेंटीमीटर डायलेटेड थी और उसको वोमिटिंग वगैरह भी हो रहा था। तो एक्चुअली वो परेशान भी थी, बट बहुत ज़्यादा वो शाउट कर रही थी, तो उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम होता। तो मेरे को बार बार नर्स आके चेक कर रही थी, और मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं ये सब चीज़ें पढ़ चुकी थी, और ये चिल्लाने से आपका एनर्जी लॉस होगा, और जितना आप पेन अंदर लेंगे उतना आपका बच्चा जल्दी डिलीवर होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ें माइंड में अपने बैठा चुकी थी कि हाँ मुझे चिल्लाना नहीं है, मुझे अपने पेन को अंदर ही लेना है। तो मैं वही काम कर रही थी, मैं पेन को अंदर ले रही थी, और जिससे मेरा एनर्जी और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो बार बार मेरी ननद बोल रही थी तू पेन कितना सह रही है, वो देख सामने वाली कितना चिल्ला रही है और तू पेन कितना सह रही है। बार बार नर्स से जाके बोले, मेरी जो दीदी थी वो बोले कि उसका ना बच्चा भी वहीं पे हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रही है बेचारी नर्स लोग को भी इतना ज़्यादा मेरी ननद उस रात को परेशान किया। हर 5 मिनट हर 10 मिनट पे जा रही है, उन्हें जाके चेक कीजिए उसका बच्चा वहीं पे हो जाएगा, नहीं तो वो इतना ज़्यादा पेन सह रही है। तो लास्ट में जब 10 सेंटीमीटर डायलेटेड होता है तभी आपको वो लोग लेबर रूम में लेके जाते हैं। तो मेरा 10 सेंटीमीटर डायलेटेड में हो चुकी थी, तब वो लोग मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया। बट उस टाइम पे भी क्या था, मेरा पानी की वजह से मेरा पानी जो मेरे अंदर कम था, तो मेरा बच्चा नीचे आया ही नहीं था। मेरा डायलेटेड तो हो चुका था 10 सेंटीमीटर में, लेकिन मेरा बेबी जो था नीचे नहीं आया था। तो उसी में से एक नर्स ने बोला कि आपका बच्चा तो नीचे आ ही नहीं रहा है, आपका तो पूरा डायलेटेड हो चुका है, बट बेबी तो नीचे आ ही नहीं रहा है पैल्विक एरिया में। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो पेन वाला लेबर रूम में शिफ्ट किया। देन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन वाला पेनफुल इंजेक्शन दिया, जिससे मेरा ये सारा जो वेस्ट के नीचे होता है पूरा, मतलब लग रहा था पूरा टूट के हड्डी और गिर जाएगा, उस टाइप का पेन हुआ।
और 3-4 इंजेक्शंस उन लोगों ने पेन का और ये सब दिया पूरा, और फिर जाके मेरा पेन बहुत ज़्यादा हुआ। और मैंने बोला कि क्या मैं चिल्ला के अपना बेबी डिलीवर कर सकती हूँ? तो उन लोगों ने बोला कि आपको जैसे कंफर्टेबल होना आप वैसे डिलीवर कीजिए। मैंने 5 पुश किया लेकिन मेरा बेबी नहीं निकला। मैंने बोला कि मैं चिल्ला के अब पुश करती हूँ तभी मेरा बेबी बाहर आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा चिल्ला के पुश किया, और मैंने आपको बहुत अंदर से पुश करना होता है, जैसे आप पॉटी करते हैं ना, सेम आपको उसी टाइप से पुश करना है। तो जैसे हम लोग पॉटी करते हैं सेम मैंने उसी टाइप से पुश किया। और उसके बाद क्योंकि बेबी का वेट बहुत ज़्यादा था तो वो बाहर आ नहीं रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया कि कट लगा दिया, कट लगाया और बेबी को बाहर निकाला। बेबी बाहर आते ही मैं लिटरली बहुत ज़्यादा रोने लगी। नर्स लोग बोली कि, और डॉक्टर जो थे वो भी बोलने लगे कि अब तो बच्चा आ गया है, अब क्यों रो रही हो? मैंने बोला कि बच्चा ठीक है ना बस। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ आपका बच्चा ठीक है। और फिर जाके थोड़ा मुझे शांति मिला, और फिर मैंने अपने बच्चे को देखा, मैंने अपने बच्चे को फोरहेड पे किस किया। और बाहर से जब तक बच्चे का आवाज़ सुन के मेरी ननद सीधा लेबर रूम का दरवाज़ा खोल के इन हो गई, बोली क्या हुआ है? तो उन लोगों ने बोला कि हाँ लड़का हुआ है। और मेरे को मतलब नहीं था लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, हेल्दी रहे मेरा बेबी। तो हाँ मेरा बेबी बहुत हेल्दी था और बहुत अच्छा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके बाद मुझे। तो ये थी मेरी लेबर पेन डिलीवरी स्टोरी। और मेरी डिलीवरी स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। जितना हो सका मैंने इस वीडियो में कवर किया, लेकिन पूरी चीज़ें तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन जितना हो सका है मैंने कवर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके मेरे वीडियो से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।